हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 विज्ञान सब्जेक्ट अध्याय नंबर 8 पादपों में जनन। सबसे पहले देखो, अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्याय 6 में हमने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समाज जीवों को जनन करते हैं और माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। देखो, जनन की विधियां। कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकार्यों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना, पत्तियां होती हैं और ये पौधे के क्या कहलाते हैं? कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने वसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपने संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें से जनन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लैंगिक और दूसरा है अलैंगिक जनन। लेकिन अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए बीज को उत्पन्न कर सकता है, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। अब पहली विधि देखो, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। इसमें पहला है अलैंगिक जनन का कायिक प्रवर्धन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्तियां अथवा कली, मुकुल जैसी किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों में होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्रियाकलाप 8.1 में देखो, गुलाब तथा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए और पर्व संधि तने या शाखा का वो भाग है जहाँ से क्या है? पत्तियां निकलती हैं। और शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। और अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए और कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए। इसके वृद्धि को देखिए और नोट कीजिए कि जड़ मूल के निकलने और नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगते हैं। इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने परीक्षणों को नोट कीजिए। तो किसी गुलाब की आपको टहनी को लेना है उसको, और ये जो आपको पर्व संधि क्या होती है, तो ये देखो, जो पौधे की कलिका वाली जहाँ से पत्तियां निकलती है उसे पर्व संधि कहते हैं। ठीक है। अब देखो, आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के अक्ष या पत्तियों के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं मुकुल होती हैं। ये कलिकाएं प्रहो अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक 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 कलिका कहलाती हैं। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक एक दूसरे से के मध्य अध्यारोपित रहती हैं। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। क्रियाकलाप 8.2, एक ताजा आलू लीजिए। आवर्धन लेंस की सहायता से इस तने पर पड़े छत चिन्हों को देखिए। आपको इनमें कलिका या कलिकाएं दिखाई दे सकती हैं। छत चिन्ह को आंख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिनमें से प्रत्येक में एक आंख अवश्य हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक क्या है? पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोद कर निकाल दीजिए। आप क्या देखते हैं? इस प्रकार आप अदरक और आलू भी उगा सकते हैं। अब देखो, बायोफिल्म, जिसे हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं, में पत्ती के किनारों के गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो क्या होगा? प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए क्या है? जो शकरकंद और डहेलिया कहते हैं जिसे, और इसके उदाहरण। अब देखो, बायोफिल्म, ये देखो पत्ती है, जब इसके नम मिट्टी में गिर जाती है इस पर, तो इस पत्तियों से क्या नया पादप उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार देखो, कैक्टस जैसे जो पादप के वे भाग जो क्या मुख्य पादप से क्या है अलग या विलग्न हो जाते हैं और नए पादप को जन्म देते हैं, तो प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। अब देखो,
कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं और बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा क्या होते हैं, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे क्या है, एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आप आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता जनक दोनों के गुण होते हैं, लेकिन जनक के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। अगला आप देखो, अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन। आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा होगा, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों में क्या करता है, वृद्धि करके गुणन अथवा जनन करने लगता है। याद रखिए कि यीस्ट एक एकल कोशिका है, एक कोशिक जीव है। आइए हम ये देखते हैं कि ये जनन करते कैसे हैं। तो देखो क्रियाकलाप 3 में देखो क्या है कि हमें बेकरी से यीस्ट से या केक अथवा केमिस्ट की दुकान से क्या यीस्ट पाउडर खरीद लें और चुटकी भर यीस्ट लेकर इसे क्या करना, किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें क्या कुछ जल हो और इसमें 1 चम्मच क्या है शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें और 1 घंटे के पश्चात क्या करना, इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखें। आपको क्या दिखाई देता है, आप नई यीस्ट कोशिका को देख सकते हैं। जैसे यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन में देखो, यीस्ट कोशिका है, विकसित होता हुआ मुकुल, नवीन मुकुल और श्रृंखलागत मुकुल। तो यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसी प्रवध क्या है, मुकुल या कली कहलाते हैं। और मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। खंडन, आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंखी गुच्छे फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल हैं और जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। अब देखो शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं और ये खंड अथवा टुकड़े नए जीव में वृद्धि करते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में क्या है, शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। जो इसका शैवाल का एक उदाहरण आपको स्पाइरोगाइरा दे रखा है, जो ये प्रकार का शैवाल जिसे होता है और ये भी क्या है, खंडन विधि द्वारा क्या है, वृद्धि करता है। अब देखो बीजाणु निर्माण। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित जीवाणुओं में कवक उग जाते हैं और अध्याय 1 में दिए गए क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निमुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये हल्के होते हैं इसलिए क्या ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन की क्या जनन ही कहते हैं और प्रत्येक जीवाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में, ये देखो आप कवक में बीजाणु देखो, ये जो ये कठोर आवरण होता है बीजाणु धानी, जिसमें क्या पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं। और ये जब बीजाणु धानी की फटती है, जब क्या है, जब आर्द्र नमी होती है तभी क्या है, इसमें से बीज बाहर निकल पाते हैं और वृद्धि कर पाते हैं। अब देखो इसी प्रकार का एक बीजाणु धानी पुंज है जो किसमें पाया जाए, फर्न के पौधे की पत्तियों में होता है, जिसमें बीजाणु उत्पन्न करने वाला क्षेत्र होता है उसकी पत्तियां। तो झेलने के लिए क्या कठोर सुरक्षा में आवरण से ढका होता है, इसलिए ये लंबे समय तक क्या जीवित रह सकते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फर्न जैसे जो पादप हैं वो क्या है, इस बीजाणु निर्माण विधि के क्या है, 2 उदाहरण है। अब देखो अलैंगिक विधियां समाप्त हो गई। अब देखो लैंगिक जनन। पुष्प की संरचना के बारे में आपने पहले पढ़ चुके हैं कि आप जानते हैं कि पुष्प पादप के अन्य अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग है। क्रियाकलाप 8.4 में देखो कि सरसों है, गुड़हल है या पिटूनिया का कोई भी एक पुष्प लीजिए और इसके जनन अंगों को पृथक कीजिए और पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा क्या है, केवल स्त्री केसर उपस्थित है, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। और जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब देखो मक्का और जो पपीता और ककड़ी और खीरे हैं ये सभी एक लिंगी पुष्प है, जबकि जो सरसों गुलाब और पिटूनिया है वो सभी क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। अब देखो पुंकेसर क्या होता है, जो नर जनन अंग वाला भाग, जिसमें क्या होता है, एक पूतंतु होता है, एक या परागकोश होते हैं और परागकण उसमें पाए जाते हैं। स्त्री केसर जो मादा जनन अंग वाला भाग, उसमें देखो अंडाशय होता है, अंडाशय में बीजाणु होते हैं, बीजाणु के ऊपर अंडाशय की ऊपरी संरचना वर्तिका, वर्तिका किससे जुड़ी होती है, वर्तिका अग्र से, जिसपे क्या है, नर जनन अंग वाला भाग परागकण गिरता है, वो अंडाशय में जाता है, बीजाणु से क्रिया करता है, बीज का निर्माण करता है और अंडाशय फूल के फल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया होती है जनन, लैंगिक जनन। तो ये सभी जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं और नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही क्या है, पादप पर उपस्थित होते हैं अथवा विभिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर के परागकोश और तंतु पर पहचान कर सकते हैं? तो देखो परागकोश में क्या है, परागकण होते हैं और जो क्या है, नर युग्मों को वो बनाते हैं और स्त्री केसर में क्या होता है, वर्तिका अग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है।
अंडाशय में क्या एक से अधिक क्या हो सकते हैं, बीजांड हो सकते हैं, और मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा युग्मकों के युग्मन को युग्मनज या जाइगोट कहा जाता है। अब देखो कि परागकण क्या है, तो देखो सामान्यतः परागकणों में एक दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो कि उन्हें सूखने से बचाता है, क्योंकि परागकण हल्के होते हैं और वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जाते हैं और पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। और जब कीट उसी पराग प्रकार से किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण। जैसे इसमें दे रखा स्वपरागण क्रिया क्या है, पराग कणों का कहाँ पे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना है स्वपरागण, और एक पुष्प के परागकोश से परागकण का कहाँ पहुंचना, दूसरे पुष्प के वर्तिका पर पहुंचना पर परागण कहलाता है। ठीक है, अब देखो पुष्प के वर्तिका फिर उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिका पर गिरते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। ठीक है, अब देखो निषेचन क्या है, तो देखो नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन या संयोजन द्वारा बनी कोशिका युग्मन युग्मनज कहलाती है, और युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण के विकसित होता है, तो देखो कैसे बनता है, तो देखो जब पराग अंकुरी जो परागकण है वो कहाँ पहुंचता है, वर्तिका अग्र पे, वर्तिका से होता है अंडाशय में पहुंचता है, अंडाशय में क्या अंड कोशिका होती है, उससे क्या होती है परागकण की क्रिया होती है, और इस ये जो क्रिया क्या कहलाती है, ये जिसके परिणाम स्वरूप जो युग्मनज बनता है वो निषेचन या युग्मनज निर्माण कहलाता है। अब देखो फल और बीज कैसे विकसित होते हैं, तो निषेचन के पश्चात क्या अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं और परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल में के रूप में विकसित हो जाता है। बीज के निर्माण में बीज विकसित होता है और बीज के एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गुद्देदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब, संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट आदि। अब देखो देखो ये तो एक दो गुद्देदार है जो है सेब का उदाहरण, और बादाम कठोर फल का उदाहरण। अब देखो बीज प्रकीर्णन क्या है, तो प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं, जैसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी क्या होता है, किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में क्या है, चहलकदमी करते हुए समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके हुए दिखाई देंगे होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपकते हैं? तो कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाए, और आपको विचार में इस स्थिति में क्या होगा, और पादप के नवोदित नए उगे बीजों के बीच क्या धूप, जल और खनिज स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी, और संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। और पादपों को बीजों में के प्रकीर्णन से लाभ होता है, इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोदितों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है, और प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होते हैं ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ को में समर्थ हो सके। तो ये जो सहजन है, जो ड्रम स्ट्रिक होता है, और ये वाला, और इसी प्रकार जो दीप फल मैपिल है वो, ये दोनों ही क्या है, प्रकीर्णन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। तो देखो प्रकीर्णन में फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और इस जंतुओं द्वारा, और सर्जिल ड्रम स्ट्रिक क्या है, जो है दीप फल मैपिल जैसे पादप के पंख युक्त बीज क्या है, घासों के हल्के बीज अथवा आग मदार के जो है रोम युक्त बीज, और सूरजमुखी के रोम युक्त फल क्या है, पवन के साथ उड़कर क्या है एक स्थान से दूसरे सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। और कुछ बीज क्या जल या द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वे क्या जल में पलवन तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। उदाहरण के लिए क्या है, नारियल। कुछ बीज तंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कटंगी कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती है, जिसमें बीज तंतुओं के बीच से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों पर ले जाते हैं, और इनके उदाहरण है यूरेनिया और जेंथियम। ठीक है, अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सूरजमुखी के रोमयुक्त फल, और जो कि दूसरा जो है मदार जो आग के रोमयुक्त बीज है। ठीक है, इसी प्रकार जंतुओं द्वारा जाने वाले जो एक स्थान से दूसरे यूरेनिया और जेंथियम जो पशुओं जंतुओं की शरीर से बालों से चिपके। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं और जिसके अंदर बीज बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं और बीज जनक पादप से सुदूर जाकर गिरते हैं, और जिसके उदाहरण क्या अरंड हो गया और बालसम जैसे पादप ऐसा ही है। अब देखो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा है, तो देखो सभी जीव क्या अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन या गुणन करते हैं। पादप में जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन, जबकि लैंगिक जनन में क्या नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग है।
एक लिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। नर युग्मक पराग कणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। किसी पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है, परागण पराग कोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, और परपरागण में परागण एक पुष्प के पराग कोश से उसी परागकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मों का युग्मन निषेचन कहलाता है, और निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है, और युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। एक फल एक परिपक्व अंडाशय है। जब बीजांड बीज में विकसित होता है तो बीज में क्या है, विकासशील भ्रूण होता है। बीज का प्रकीर्णन फल, पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। बीज प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने के लिए, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज के लिए स्पर्धा को कम करने के लिए, और नए आवासों के अधिग्रहण में सहायता करते हैं। इसी के साथ हमारा अध्याय नंबर 8 पादपों में जनन समाप्त हो गया। अगले वीडियो मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।